Hello everyone, today in this video we will continue with question 6 lesson 1 unit 1 of cost accounting. In the last video we have discussed the limitations of financial accounting. So what are the advantages of cost accounting? It reveals unprofitable activities like I already said in the last video कि financial statement जो है मटेरियल के लॉस से रिलेटेड, लेबर के आइडल टाइम से रिलेटेड, मतलब जिसने खाली टाइम जो है बर्बाद किया उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मतलब वही इन्फॉर्मेशन कोस्ट अकाउंटिंग जो है प्रोवाइड करता है जो उसका एडवांटेज है, राइट. सो इट रिवील्स अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, कौन सी, जैसे कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो गया, आइडल टाइम ऑफ लेबर हो गया, राइट, चेक करने के लिए कि कितना वेस्ट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है. सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस. एक्यूरेट डाटा कैन बी यूज्ड एज गाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोटेशंस एंड सबमिशन ऑफ टेंडर. जब हम कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जो सप्लायर है वो हमको एक कोटेशन देता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट देता है जिसके अंदर वो एक स्पेसिफिक प्राइस हमको प्रोवाइड करता है और हमें उस प्राइस पर जो है रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, वो हमारा डिसीजन होता है. हम लोग देखते हैं कि अगर हमको उस प्राइस पर रॉ मटेरियल परचेज करना प्रॉफिट देता है तो तभी हम लोग जो है उस जो है पर्टिकुलर प्राइस पर अपने रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, हमारी कॉस्ट कम लगती है. तो ये चीज़ बताने का काम कि वो प्राइस सही है या नहीं, तो ये काम कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग. 8 फ्यूचर प्लानिंग. जैसा मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज कॉस्ट अकाउंटिंग का यही है कि फ्यूचर फोरकास्ट करने में या फ्यूचर प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है, राइट. उसके बाद है प्राइस रिडक्शन. देखिए, अगर आपको पता चल गया कि आपकी प्राइस ज़्यादा लग रही है, या कई बार जो है कंपनीज़ को या फिर बिजनेसेस को डिप्रेशन के टाइम से भी गुजरना पड़ता है, जब डिप्रेशन चल रहा हो या रिसेशन हो, तो उस केसेस में उनको अपने प्राइस को कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपनी कॉस्ट कम लगाएंगे तभी वो सेलिंग प्राइस को कम कर सकेंगे, जिससे कस्टमर को भी एक रिलीफ मिलेगा डिप्रेशन के टाइम में. तो समटाइम्स ड्यूरिंग टफ इकोनॉमिक कंडीशन जैसे डिप्रेशन, द प्राइस हैव टू बी रिड्यूस्ड एंड दीज प्राइसेस कैन रिड्यूस टू बिलो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिससे कि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट, जो पूरी लागत लगी है, वो कम आ जाए. उसके लिए जो डिसीजन लेते हैं, दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो वो भी बाय द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ही लिए जाते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग? देखिए, जब कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ ना, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे जो उसके खिलाफ खड़े हुए. फर्स्टली, इट इज़ एक्सपेंसिव. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन जो है उन्होंने एक्सपेंसिव बता दी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो है चीज़ें होती है, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, एलोकेशन, अपोर्शन ऑफ कॉस्ट, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड विच रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्लरिकल वर्क. और जो है इससे अकाउंटिंग स्टाफ या फिर जो भी अकाउंटेंट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है, क्योंकि उनका काम बढ़ जाता है, राइट. इट लीड्स टू इंक्रीज इन वर्कलोड. एज आई ऑलरेडी सेड, द रिजल्ट शोन बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट डिफर लीड्स टू रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी. देखिए, जब हम लोगों को कंपेयर करना होता है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड कॉस्ट को एक्चुअल परफॉर्मेंस या कॉस्ट से, तो उसके लिए हमको कंपेयर करने के लिए टाइम चाहिए. तो रिकंसिलेशन का मतलब ही होता है मैच करना, राइट. तो जब आप लोग मैच करेंगे तो उस हिसाब से आपकी जो एक्यूरेसी है वो वेरीफाई होगी कि आपने जितना सोचा था उतना आउटपुट या रिजल्ट निकल कर आया है नहीं, तो उस हिसाब से भी जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है. इट इज़ अननेसेसरी. उनका कहने का मतलब ये है कि ये तो हम भी पता लगा सकते हैं विदाउट एनी अकाउंट की कॉस्ट कहाँ लग रही है, उस हिसाब से हम भी तो इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ये अननेसेसरी है. सो यही बात कही गई है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इटसेल्फ डज नॉट कंट्रोल कॉस्ट और कंट्रीब्यूट टू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द क्वेश्चन. अब बात तो ये भी सही है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो भी यही दिखाएगा कि कॉस्ट कहाँ कम लग रही है, सॉल्यूशन तो देगा नहीं. तो इट गिव्स द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन विद विच टू कंट्रोल द कॉस्ट. इफ द मैनेजमेंट इज अलर्ट एंड एफिशिएंट, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट खुद ही पहले से अलर्ट है तो इट कैन कंट्रोल कॉस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ द सिस्टम. बिना किसी हेल्प की वो कंट्रोल कर सकती है. दिस इज देयर फॉर अननेसेसरी, राइट. उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. देखिए, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टर्म है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. देखिए, जो पर यूनिट है ना, हम उसको किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं. देखो, यूनिट तो प्रोडक्ट की भी होती है, तो ऐसे ही जॉब कॉस्टिंग के अंदर जो यूनिट है वो हम जॉब लेके चल रहे हैं, मतलब पर जॉब हम लोग कितना चार्ज करेंगे. और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो कॉस्ट यूनिट है वो यूनिट है हमारी ईच कॉन्ट्रैक्ट की, पर कॉन्ट्रैक्ट हमको कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी. और इसमें है बैच की, पर बैच आपको कितनी कॉस्ट या कितनी लागत लगानी पड़ेगी. सो जॉब कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर विच ईच जॉब इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट. एज आई ऑलरेडी सेड, कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असर्टेन सेपरेटली फॉर ईच जॉब. हर एक जॉब के अलग से जो है कॉस्ट पे होती है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्री वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन. इसका मतलब ये होता है कि जो कस्टमर है वो डिमांड करता है उसके हिसाब से या उसके बाद ही प्रोडक्शन चालू की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर को पेंटिंग बनानी है तो वो अपनी डिमांड रखेगा, उस हिसाब से किसी वर्कर को या पेंटर को जो है इस
वर्क को दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, और फिर जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उस वर्कर को उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस ईच जॉब के लिए जो पर यूनिट माना गया उसके लिए पे करेगा, राइट। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ईच जॉब जो है पेमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग प्रेस हो गया, रिपेयर शॉप हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, या फिर पेंटिंग हो गया। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इट इज़ द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर विच ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो है आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। कॉस्ट यूनिट इन कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असर्टेन सेपरेटली फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की अपनी अलग से जो है कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 कॉन्ट्रैक्ट किए। फर्स्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको बिल्डिंग बनानी है, तो आपको उससे अलग से कॉस्ट देनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि पर यूनिट यहाँ पे तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। आपने दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मेरे को होटल बनाना है, तीसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे को ब्रिज रिपेयर कराना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर वो टेंडर लेगा, उसके बाद आप जाके जो है उसकी पेमेंट करोगे हर एक कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे पर यूनिट क्या है, ईच कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आप लोग क्या है पेमेंट की जाएगी आपकी, उस हिसाब से आपकी कॉस्ट लगेगी। थर्ड है बैच कॉस्टिंग। देखिए बैच कॉस्टिंग में जो सिमिलर क्वालिटीज़ के आइटम्स होते हैं ना, उनको एक साथ रखा जाता है। फॉर एग्जांपल टी शर्ट तो सारी सेम ही होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं, मतलब एक बॉक्स मतलब मेरा एक बैच, और उसके अंदर मेरी 50 यूनिट्स ऑफ टी शर्ट्स हैं, राइट। तो मेरी जो 50 यूनिट ऑफ टी शर्ट्स है वो मेरी एक बॉक्स के अंदर है, तो वो मेरा एक बॉक्स जो है ना वो मेरा एक बैच है, जिसके अंदर मेरे सिमिलर क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट रखा है। दूसरे बैच के अंदर मेरे टॉयज़ हैं जो रोबोट्स हैं रेड कलर के, और वो सारे सेम हैं, राइट। तो 50 टॉयज़ रखे हैं, तो वो मेरा दूसरा बैच है जिसके अंदर मेरी सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है रखे हैं। तो इसने वही बात कही है कि यहाँ पे जो है ना बैच बना दिया जाता है, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ बैच जो है हमारा एज अ कॉस्ट यूनिट यूज़ किया जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट जो है लगती है। पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बैच कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर विच ईच बैच इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट। यहाँ यूनिट क्या है, बैच, ईच बैच, एंड कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असर्टेन फाइंड आउट की जाती है सेपरेटली फॉर ईच बैच। इट इज़ अप्लाई टू दोज इंडस्ट्री वेयर द सिमिलर आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफाइंड बैचेस। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है जहाँ पे आप रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं। अब गारमेंट्स तो सारे सेम ही होंगे, टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टायर्स एंड ट्यूब है, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स है, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का अगर मैं आपको पहले बताऊं तो इसके अंदर जो है 2 प्रोसेस एक प्रोडक्ट के लिए एक समय पर ही किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि शुगर इंडस्ट्री में एक प्रोसेस तो चल रहा है कि शुगर केन को उसको प्रोसेस में लेके उसको एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वो तो एक प्रोसेस हो गया। अब उस प्रोसेस से आपका आउटपुट क्या निकल के आया कि शुगर केन जो है आपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वो क्या आया, आउटपुट। लेकिन वो आउटपुट अगला प्रोसेस यानी लिक्विड को शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस में जो वो लिक्विड है वो क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो यही बात प्रोसेस कॉस्टिंग की है कि जब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 प्रोसेस कंटिन्यू किए जाए, जहां पहली प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट बन जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो पढ़ते हैं, हियर ऑल कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज असर्टेन एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जो कॉस्ट इनकर होती है, इट इज अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्री वेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज कैरिड कॉन्टिन्यूसली बाय मीन ऑफ 2 और मोर प्रोसेस। 2 से ज़्यादा प्रोसेस भी हो सकते हैं, एंड आउटपुट ऑफ 1 प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टिल कंप्लीशन। जब एक पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाए, जैसे पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। उसके बाद आता है यूनिट सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक ही प्रोसेस होता है और इसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ब्रिक्स, राइट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में तो 2 प्रोसेस थे, लेकिन इसमें एक ही प्रोसेस है। इट इज़ अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्री वेयर ओनली 1 प्रोडक्ट और फ्यू ग्रेड्स ऑफ सेम प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल प्रोसेस और ऑपरेशन एंड यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर आइडेंटिकल, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री या फिर ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री। ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, देखिए ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग जो है इसके अंदर आपको लोग जो है कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते बल्कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ यूज, तो पर
सर्विस आप लोग जितना चार्ज करेंगे, जितने कॉस्ट लगाएंगे या लागत लगाएंगे, वो आपका ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग का मेथड जो है यूज़ किया जाएगा उसको पता करने में. सो इट इज़ यूज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन केस ऑफ दोज अंडरटेकिंग्स विच रेंडर सर्विसेज एंड आर नॉट इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट. कोई प्रोडक्ट बनाने में नहीं है. तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयरलाइंस, होटल, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिनेमा, ये सारी जो है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लास्ट है मल्टीपल कंपोजिट कॉस्टिंग. देखिए ये वहाँ लगता है एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ फिनिश्ड गुड को बनाने के जो भी आइटम्स हैं या जो भी टूल्स हैं उनको पहले अलग से जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे फिर असेंबल करेंगे तो उसमें मल्टीपल एंड कंपोजिट कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है. तो इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट. इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री वेयर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर सेपरेटली प्रोड्यूस, पहले अलग से प्रोड्यूस किया जाएगा एंड देन असेंबल किया जाएगा इन फाइनल प्रोडक्ट. बाइसिकल्स के टायर्स हो गए या फिर उसके हैंडल्स हो गए, सीट हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग से पहले मैन्युफैक्चर की जाएगी, फिर उसको असेंबल किया जाएगा, फिर जाके पूरी बाईसाइकिल बनेगी. तो ये कुछ मेथड्स थे जो यूज़ किए जाते हैं कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है उसके बेसिस पर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स इन कॉस्टिंग. सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसकी जो बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है जब हम लोग एक टेक्निक को फॉलो करते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए. हम जो है पहले से एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेकर चलते हैं कि हम ऐसा करेंगे और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, और अगर डिफरेंस आता है, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लागत लग गई है एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो उस हिसाब से आप लोग डिसीजन लेते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए. बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि बजटरी कंट्रोल के अंदर आप लोग एक पहले से बजट बनाकर चलते हैं. फर्म जो है बिजनेस का मेन एक्सप्रेशन जो है वो बजट ही है कि हम लोग इस साल में इतना बजट हमको लगता है कि लग जाएगा. उस हिसाब से फिर टोटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं कि कितना लगा है मटेरियल को लाने में, वेजेस देने में, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी फैक्ट्री की, और उस हिसाब से आप लोग दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस में बजट ज़्यादा लग गया है तो फिर आप जो है एक्शंस लेंगे कि किस हिसाब से उसको कम किया जाए, लागत को कम लगाया जाए. मार्जिनल कॉस्ट भी मैंने आपको बताया था कि इसमें आप लोग सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद आप लोग ये देखते हैं कि जो आपका आउटपुट आया है, जो आपने अपनी प्रोडक्शन में ग्रोथ की है, क्या वो आपका प्रॉफिट मार्जिन में हेल्प कर रहा है. अगर वो नहीं कर रहा है तो उस हिसाब से आप लोग फर्दर एक्शन. टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. देखिए टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी प्रोडक्ट में लग रही है और अगर उसमें बढ़ोतरी है तो उस हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं. इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर बाय टोटल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट. इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट में तो हम दोनों देखते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, इसमें लेकिन वेयर ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट. राइट. उसके बाद लास्ट आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस बाय नंबर ऑफ फर्म इन द सेम इंडस्ट्री. इसके अंदर जो है हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर बहुत सारी फर्म्स आती हैं और जो फर्म्स हैं उसके अंदर कॉस्टिंग के प्रोसीजर को लागू करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल या प्रैक्टिसेस है जो हमको फॉलो करनी पड़ती है. अगर आपको एक कॉमन बेस मिल गया तो कंपैरिजन ईजी हो जाता है. ठीक है, तो इट हेल्प्स इन फर्म कंपैरिजन, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कॉस्ट रिडक्शन, सीकिंग टैक्स रिलीफ और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द प्राइमरी कंसिडरेशन टेकन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. मतलब क्या देखा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को लागू करने से पहले. सबसे पहले मैंने आपको बताया मेथड में क्या देखा जाता है कि इंडस्ट्री किस टाइप की है. अगर आपको लगता है कि गारमेंट इंडस्ट्री है तो बैच कॉस्टिंग यूज़ करेंगे. अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाली जो है कोई भी इंडस्ट्रीज़ है तो आप उसमें कौन सा यूज़ करेंगे, उसमें आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ करेंगे. राइट. तो उसके बाद आप लोग देखते हैं अगर कोई भी पेंटिंग से रिलेटेड, रिपेयर शॉप से रिलेटेड है तो उसमें आप जॉब कॉस्टिंग यूज़ करेंगे. सर्विस से रिलेटेड है, राइट, तो सर्विस कॉस्टिंग यूज़ करेंगे. तो नेचर ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल बात ये की गई है कि हम लोग जो है इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं कि वो किस टाइप की हैं. सो द सिस्टम सोट टू बी डिजाइन एंड इंट्रोड्यूस शुड सूट द नेचर ऑफ द बिजनेस. नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज इक्वली नेसेसरी टू स्टडी द लेआउट, नेचर एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू द सूटेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. की जो सिस्टम उसमें लागू करेंगे वो उसमें चलेगा या नहीं चलेगा, उस हिसाब से जो है एक्शन लिए जाते हैं और देखा जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे वर्क करेगा या नहीं. मेथड्स एंड प्रोसीजर्स में हम ये देखते हैं कि मटेरियल कैसे इशू होगा, परचेज कितनी होगी, तो उसकी भी केयरफुल स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर इंस्टॉलिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम.
सिंप्लिसिटी में आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है इस हिसाब से होना चाहिए कि जो ऑपरेशनल स्टाफ है, यानी जिसको उसके ऊपर वर्क करना है, जिसको वो संभालना है, कि उसको वो ईजिली जो है समझ आ जाए, वो अडेप्टेबल हो. सो द सिस्टम टू बी इंट्रोड्यूस शुड बी सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट एंड ऑपरेटिंग पर्सनल शुड अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ वर्किंग. कॉस्ट में देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने में यूज़ होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन में ही ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, राइट. तो समझ रहे हो, विच इज़ ऑफ नो यूज. सो इट इज़ यूजुअली नेसेसरी दैट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट सिस्टम शुड बी चीप विद बेनिफिट्स एंड इट शुड नॉट आउटवेट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. उसमें इंस्टॉलेशन की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कम इन इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. भाई कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ है जो आती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉलेशन में, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन में. पहला है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट. देखिए मैनेजमेंट जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगता है इसके इंस्टॉलेशन में, और बाकी मैनेजर इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको बोझ लगता है कि फालतू में जो है एक अलग से पर्टिकुलर जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं. सिस्टम इंट्रोड्यूस फियर एंड सस्पेशन इन माइंड ऑफ लाइन मैनेजर. जो कम लाइन मैनेजर कर रहे थे अब वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे थे, तो उनको अपनी जॉब जाने का भी खतरा होता है. दूसरा है रेजिस्टेंस फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टाफ. देखिए अकाउंटिंग स्टाफ भी जो है इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब कि मनाही करता है, क्योंकि उनको भी अपनी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टाफ भी तो क्या ही करता है, वो भी तो ये देखता है कि कॉस्ट कितनी लग रही है या फिर कितनी लगनी चाहिए थी, किस हिसाब से एक्शन लेनी चाहिए. उनका जो रूटीन वर्क है, जो वो कहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे थे, तो उनकी रूटीन वर्क में भी इंटरफेरेंस आती है और उनको अपनी इंपॉर्टेंस भी उनको जो है अपनी इंपॉर्टेंस लूज होने की भी फीलिंग आती है, राइट. उसके बाद है नॉन कॉपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग पर्सनल. जैसा मैंने आपको बताया, जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को संभालेंगे, अगर वो ही ऑपरेटिंग पर्सनल को उसको समझ नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से हमको अकाउंट्स बनाने हैं या फिर किस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को जो है लेकर आना है बिजनेस में, और कैसे इसका रिजल्ट निकालना है, किस हिसाब से इंटरप्रिटेशन करनी है, अगर उसको ही नहीं समझ आ रहा तो विच इज़ ऑफ नो यूज़, राइट. तो वो भी इस चीज़ की मनाही जो है करते हैं. शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ. जैसा मैंने आपको बताया, अगर ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को संभालने के लिए जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, राइट, क्योंकि अगर शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ है तो वो जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम को संभाल नहीं सकता. लास्ट है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन का मतलब कि जो कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की, वो जो है कम आनी चाहिए, राइट. एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं लगने चाहिए कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तो सेटअप कर दिया और आपकी कॉस्ट बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वट आर द असेंशियल्स ऑफ अ गुड सिस्टम. लास्ट क्वेश्चन है ये, जो इसके क्वेश्चन आंसर है बैक एक्सरसाइज के, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो लेसन 2 है उसके साथ डिस्कस करेंगे, राइट, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. वट आर द असेंशियल्स ऑफ अ गुड सिस्टम. देखिए द सिस्टम डिजाइन शुड बी अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. जो सिस्टम होना चाहिए ना वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्लेक्सिबली जो है एक्सेप्ट कर पाए, ऐसा होना चाहिए. इट शुड बी कैपेबल ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एंड गोल सेटअप बाय द मैनेजमेंट. जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, जो ऑब्जेक्टिव जिस हिसाब से मैनेजमेंट वर्क करना चाहते हैं उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को भी वर्क करना होगा उसी सेम गोल को लेकर. द सिस्टम शुड बी सिंपल एनफ टू बी अंडरस्टूड बाय द ऑपरेटिंग पर्सनल. जो उसको संभालेंगे उनको वो अच्छे से समझ आना चाहिए. इट शुड बी फ्लेक्सिबल सो एज टू परमिट ईजी एंड अडेप्टेबल. वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसको हर एक मैनेजर, अकाउंटिंग स्टाफ जो है उसको अच्छे से समझ पाए, जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके. द रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट शुड बी टाइमली, एक्यूरेट एंड इफेक्टिव. इसका सिंपल मतलब ये है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बाद जो रिजल्ट आएगा वो टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा आए. क्योंकि अगर आप कॉस्ट को कम कर सकते हो ना, तो इसका मतलब आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि कॉस्ट कम, सेलिंग प्राइस कम, सेलिंग प्राइस कम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बिजनेस ग्रोथ होगी ही होगी. ओके, थैंक यू सो मच.